हेलो स्टूडेंट, आज हम क्लास 10th का चैप्टर नंबर फर्स्ट पढ़ेंगे जो पॉलिटी का है, पावर शेयरिंग। ठीक है, तो सबसे पहले स्टार्टिंग में हम इसका ओवरव्यू लेंगे। ये क्या कहता है? ठीक है, ये हमारा पावर शेयरिंग के बारे में है। पावर शेयरिंग का मतलब क्या होता है कि एक कंट्री में अगर हम किसी भी एक पर्सन को कुछ भी काम देंगे तो उसमें एफिशिएंसी नहीं आती है, इसलिए हम क्या करते हैं, पावर्स को डिवाइड कर देते हैं, तो उससे किसी भी वर्क में एफिशिएंसी आती है। तो इस चैप्टर के ओवरव्यू को लेंगे हम सबसे पहले। तो इस चैप्टर में हमें क्या करना है, विद दिस चैप्टर वी रिज्यूम द टूर ऑफ डेमोक्रेसी दैट वी स्टार्टेड लास्ट ईयर। मतलब 9th क्लास में आपने डेमोक्रेसी के बारे में पढ़ा होगा, उसके बारे में आपको पता होगा। यानी डेमोक्रेसी का मतलब क्या होता है कि ऐसा गवर्नमेंट जिसे पब्लिक खुद इलेक्ट करती है। वी नोटेड लास्ट ईयर दैट इन डेमोक्रेसी ऑल पावर्स डज नॉट रेस्ट विद एनी वन ऑर्गन ऑफ द गवर्नमेंट। यानी डेमोक्रेसी में क्या होता है कि सारे पावर्स किसी एक ऑर्गन के हाथों में नहीं होता। एन इंटेलिजेंट शेयरिंग ऑफ पावर अमंग लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। यानी जो पावर है ये इन तीनों के बीच डिवाइड होता है, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी, जिसमें आपको इन तीनों का मतलब पता होगा। लेजिस्लेचर का मतलब ये क्या होता है कि जो लॉज बनाने का काम करते हैं, और जो उनको इम्प्लीमेंट करते हैं वो एग्जीक्यूटिव होते हैं, और जो जस्टिस देने का काम करते हैं उन्हें हम जुडिशरी कहते हैं। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है जिसको डिज़ाइन किया गया है डेमोक्रेसी के लिए। अब इन दिस एंड नेक्स्ट 2 चैप्टर्स वी कैरी दिस आइडिया ऑफ पावर शेयरिंग फॉरवर्ड। मतलब नेक्स्ट 2 चैप्टर्स में हम पावर शेयरिंग के बारे में पढ़ेंगे। वी स्टार्ट विद 2 स्टोरीज फ्रॉम बेल्जियम एंड श्रीलंका। यानी 2 कंट्रीज़ का एग्जाम्पल लेके हम डेमोक्रेसी के बारे में जानेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल बेल्जियम एंड सेकंड श्रीलंका के बारे में। बोथ दी स्टोरीज आर अबाउट हाउ डेमोक्रेसीज हैंडल डिमांड्स फॉर पावर शेयरिंग। यानी डेमोक्रेसी कैसे हैंडल करती है पावर शेयरिंग के डिमांड को। द स्टोरीज यील्ड सम जनरल कंक्लूजन अबाउट द नीड फॉर पावर शेयरिंग इन डेमोक्रेसी। और इससे हमें थोड़ा कंक्लूजन भी पता चलेगा कि पावर शेयरिंग की डेमोक्रेसी में ज़रूरत क्या है। This allows us to discuss various forms of power sharing that will be taken up in the following 2 chapters. इन 2 चैप्टर्स में हम पावर शेयरिंग के बारे में बिल्कुल अच्छे से पढ़ेंगे, जिसमें हम सबसे पहले बेल्जियम एंड श्रीलंका के बारे में पढ़ेंगे। दोनों में कि डेमोक्रेसी का कौन कौन सा रूल मतलब इसमें माना गया है। बेल्जियम इज़ अ स्मॉल कंट्री इन यूरोप। यानी जो बेल्जियम है वो कौन से कॉन्टिनेंट के अंदर आता है, यूरोप के अंदर आता है। स्मॉलर इन एरिया देन द स्टेट ऑफ हरियाणा। है तो कंट्री लेकिन इसका साइज़ क्या है, बहुत ही छोटा है, हरियाणा से भी छोटा है। आपको पता है हरियाणा एक स्टेट है हमारे कंट्री में, तो उसे भी साइज़ इसका छोटा है, एरिया छोटा है। इट हैज़ बॉर्डर्स विद फ्रांस, द नीदरलैंड्स, जर्मनी एंड लग्जमबर्ग। यानी इन कंट्रीज़ के साथ इसके बॉर्डर्स मिलते हैं। इट हैज़ अ पॉपुलेशन ऑफ अ लिटिल ओवर 1 करोड़। 1 करोड़ के आसपास इसकी पॉपुलेशन है। अबाउट हाफ द पॉपुलेशन ऑफ हरियाणा, जो हरियाणा के पॉपुलेशन से भी हाफ है। द एथनिक कंपोजिशन ऑफ दिस स्मॉल कंट्री इज़ वेरी कॉम्प्लेक्स। लेकिन इस कंट्री की जो एथनिक कंपोजिशन है ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स है। ऑफ द कंट्रीज टोटल पॉपुलेशन 59% लिव्स इन फ्लेमिश रीजन एंड स्पीक डच। यानी 59% जो लोग हैं वो फ्लेमिश में रहते हैं और डच लैंग्वेज बोलते हैं। अनदर जो 40% पीपल हैं वो वेलेनिया में रहते हैं और ये फ्रेंच लैंग्वेज बोलते हैं। रिमेनिंग 1% ऑफ द बेल्जियन स्पीक जर्मन। इन द कैपिटल सिटी ब्रुसेल्स 80% पीपल स्पीक फ्रेंच वाइल 20% आर डच स्पीकिंग। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ये याद रखना है कि बेल्जियम के अंदर जो ये एथनिक कंपोजिशन है ये एग्ज़ाम में पूछा जाता है। अगर हम ओवरऑल कंट्री की बात करेंगे तो उसमें 59% जो है पीपल हैं वो फ्लेमिश रीजन में रहते हैं और डच लैंग्वेज बोलते हैं।
जो दूसरे 40% लोग हैं वो वेलोनिया रीजन में रहते हैं और फ्रेंच लैंग्वेज बोलते हैं। तो देखो 59 और 40 कितना हो गया, 99 हो गया, बचा 1%। तो ये 1% जो है ये कहाँ रहते हैं, ये जर्मन में रहते हैं। ऑफ द बेल्जियन स्पीक जर्मन, और मतलब ये जो 1% लोग हैं ये जर्मन लैंग्वेज बोलते हैं। तो ये लैंग्वेज बिल्कुल आपको अच्छे से याद होना चाहिए कि कितने % लोग कौन सी लैंग्वेज बोलते हैं। उसके बाद जो बेल्जियम का जो ये कैपिटल है ब्रुसेल्स, तो उस ब्रुसेल में 80% जो पीपल है वो फ्रेंच लैंग्वेज बोलते हैं और 20% जो लोग हैं वो डच लैंग्वेज बोलते हैं। द माइनॉरिटी फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटी वाज रिलेटिवली रिच एंड पावरफुल। देखो जो फ्रेंच स्पीकिंग लोग हैं वो क्या है, माइनॉरिटी में है, लेकिन एक मिनट, जो फ्रेंच स्पीकिंग लोग हैं वो माइनॉरिटी में हैं, लेकिन वो रिलेटिवली रिच हैं, पावरफुल हैं। दिस वाज resented by the Dutch speaking community who got the benefit of economic development and education much later. This led to tension between the Dutch speaking and French speaking communities during the 1950s and 1960s. यानी 1950s एंड 1960s में क्या होता है, डच स्पीकिंग और फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटी के बीच में टेंशन्स क्रिएट हो जाते हैं। The tension between the two communities was more acute in Brussels. Brussels presented a special problem. मतलब ब्रुसेल्स में एक स्पेशल प्रॉब्लम होता है। The Dutch speaking people constituted a majority in the country but a minority in the capital. यानी जो डच लैंग्वेज बोलते हैं वो क्या करते हैं, ये लोग constituted a majority in the country but a minority in the capital. कैपिटल में माइनॉरिटी में है। Let us compare this to the situation in another country. Sri Lanka is an island nation just a few kilometers of the southern coast of Tamil Nadu. यानी जो हमारे कंट्री का तमिलनाडु है स्टेट, उसके साउदर्न कोस्ट में पड़ता है ये। It has about 2 crore people, about the same as in Haryana. Like other nation in the South Asia region, Sri Lanka has a diverse population. मतलब बाकी नेशन की तरह श्रीलंका में भी क्या है, डाइवर्स पॉपुलेशन है। द मेजर सोशल ग्रुप्स आर द सिंहाला स्पीकर्स 74% एंड द तमिल स्पीक्स 18%। यानी जो श्रीलंका में भी क्या है, 74% जो लोग हैं वो सिंगला लैंग्वेज बोलते हैं और जो तमिल स्पीकर है वो ओनली 18% है। अमंग तमिल्स देयर आर 2 सब ग्रुप्स। तमिल नेटिव्स ऑफ द कंट्री आर कॉल्ड श्रीलंकाज तमिल्स 13%। द रेस्ट हुज forefathers came from India as plantation workers during colonial period are called Indian Tamils। यानी कॉलोनियल टाइम में क्या था कि इंडिया से जो तमिल्स वहाँ गए थे, मतलब जो इंडिया से तमिल्स को वहाँ पे ले जाया गया था वर्कर के फॉर्म में, तो उनको इंडियन तमिल कहा जाता है। एज यू कैन सी फ्रॉम द मैप, देख सकते हैं आप मैप के अंदर, श्रीलंका तमिल्स आर कंसंट्रेटेड इन द नॉर्थ एंड ईस्ट ऑफ द कंट्री। नॉर्थ और ईस्ट में मोस्ट ऑफ द सिंगला स्पीकिंग पीपल आर बुद्धिस्ट वाइल मोस्ट ऑफ द तमिल्स आर हिंदूज और मुस्लिम्स। तो क्या बताया गया है इसमें कि जो लोग सिंगला बोलते हैं वो बुद्धिस्ट हैं, यानी वो गौतम बुद्धा को मानते हैं, बुद्धिस्ट रिलीजन को मानते हैं, और जो तमिल्स हैं वो हिंदू या मुस्लिम हैं। देयर आर अबाउट 7% क्रिश्चियंस भी हैं वहाँ पे, हु आर बोथ तमिल एंड सिंगला, यानी दोनों ही हैं। हिंदी में सिंगली भी बोलते हैं इस सिंगला को। जस्ट इमेजिन व्हाट कुड हैपन इन सिचुएशन लाइक दिस इन बेल्जियम। तब आप थोड़ा सा कंपेयर कर सकते हैं कि श्रीलंका में हमने क्या देखा कि यहाँ पे कौन सी कम्युनिटी है, कौन सी लैंग्वेज बोलती है, और बेल्जियम में कौन से कम्युनिटी के लोग हैं और ये कौन सी लैंग्वेज बोलते हैं। The Dutch community could take advantages of this numeric majority and force its will on French and German speaking population. This would push the conflict among communities further. This could lead to very, देखो
मतलब ये कहना यही चाहता है इन दोनों को अगर हम कंट्रास्ट करें तो कि जो मेजॉरिटी में ये सिमिलैरिटीज़ ही है बेल्जियम और श्रीलंका में, कि दोनों में जो मेजॉरिटी जो होते हैं, जो मेजॉरिटी में लैंग्वेज जो लोग बोलते हैं उनकी बातों को रखा जाता है, उनकी बातों को गवर्नमेंट सुनती है और उनको बेनिफिट होता है, और जो माइनॉरिटी के लोग होते हैं अक्सर उनके बातों को क्या किया जाता है, दबा दिया जाता है। अब थोड़ा सा एथनिक के बारे में आपको पता होना चाहिए। एथनिक का डेफिनेशन भी पूछ लिया जाता है एग्ज़ाम में। तो अ सोशल डिवीज़न बेस्ड ऑन शेयर्ड कल्चर, एक सोशल डिवीज़न होता है जो शेयर्ड कल्चर के ऊपर बेस होता है। पीपल बिलोंगिंग टू द सेम एथनिक ग्रुप बिलीव इन देयर कॉमन डिसेंट बिकॉज ऑफ सिमिलैरिटीज ऑफ फिजिकल टाइप ऑफ कल्चर और बोथ दे नीड नॉट ऑलवेज हैव द सेम रिलीजन और नेशनैलिटी। यानी जो लोग हैं वो क्या करते हैं, सेम एथनिक ग्रुप में बिलीव करते हैं। क्यों? क्योंकि उनका जो डिसेंट है वो कॉमन होता है, सिमिलैरिटीज़ होती है उनके बीच में, फिजिकल टाइप और ऑफ कल्चर और बोथ, ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, सिमिलर होती हैं, जिसके कारण उनमें एक अपनापन सा फील होता है। ठीक है, तो ये एथनिक के बारे में भी आपको पता होना चाहिए। और ये अगर आप देखोगे तो ये मैप है, इसमें जो ऑरेंज कलर में है ये ब्रुसेल्स कैपिटल रीजन है, ये वाला। ठीक है, और जो रेड कलर में है ये वैलून फ्रेंच स्पीकिंग लोग हैं, ये वाला। और जो येलो है ये फ्लेमिश रीजन है जहाँ पे डच स्पीकिंग लोग हैं। ये फर्स्ट वाला है, ये सेकंड वाला है, ये थर्ड है, और एक बच गया जर्मन स्पीकिंग। ये जो आपको लाइनिंग से दिख रही है ये चौथा, यहाँ पर इतने लोग जर्मन बोलते हैं। ठीक है, तो आप मैप के थ्रू भी समझ सकते हो अच्छे से। अब हमने जान लिया कि बेल्जियम और श्रीलंका में एथनिक कंपोजिशन कैसा है। अब हम, जैसे मैंने अभी बताया कि मेजॉरिटी में जो होते हैं उनको बेनिफिट होता है, मतलब वो लोग कैसे फ़ायदा उठाते हैं। तो मेजॉरिटेरियनिज्म इन श्रीलंका में पढ़ेंगे हम, कि जो मेजॉरिटी में है श्रीलंका के अंदर तो वो लोग ऐसा मतलब क्या करते हैं। श्रीलंका इमर्ज्ड एज एन इंडिपेंडेंट कंट्री इन 1948। याद रखना आप, 1948 में श्रीलंका इंडिपेंडेंट होता है, और ये एग्ज़ाम में बहुत बार पूछा भी गया है। ठीक है, मैं आपको यहाँ पे लिख देती हूँ PYQ, ये पूछा गया है एग्ज़ाम में। ठीक, ये डेट आपको याद रखना है। ठीक है, ये ईयर याद रखना है आपको। द लीडर्स ऑफ द सिंगला कम्युनिटीज साउ टू सिक्योर डोमिनेंस ओवर गवर्नमेंट बाय वर्च्यू ऑफ देयर मेजॉरिटी। तो श्रीलंका में क्या है कि जो सिंगला कम्युनिटी है वो गवर्नमेंट के ऊपर क्या करती है, अपना डोमिनेंस बना के रखना चाहती है, क्योंकि और वो क्या बताते हैं कि वो मेजॉरिटी में, यानी मेजॉरिटी में है तो इसलिए वो अपना डोमिनेंस बना के रखना चाहते हैं। As a result, the democratically elected government adopt a series of majoritarianism measure to establish Singla supremacy। ठीक है, तो सिंगला सुप्रीमेसी को इस्टेब्लिश किया गया। फिर इन 1956 में एन एक्ट वाज पास टू रिकॉग्नाइज सिंगला एज द ओनली ऑफिशियल लैंग्वेज। तो 1956 यानी 1956 में ये रिकॉग्नाइज कर दिया गया कि जो सिंगला है वो ओनली ऑफिशियल लैंग्वेज होगा। ठीक है, और द डिसरिगार्डिंग तमिल, मतलब तमिल माइनॉरिटी में है। द गवर्नमेंट्स फॉलोड प्रेफरेंशियल पॉलिसीज दैट फेवर्ड सिंगला एप्लीकेंट फॉर यूनिवर्सिटी पोजीशन। ठीक है, एंड गवर्नमेंट जॉब्स। तो ये आपको ना पॉइंट्स में याद रखना है कि सबसे पहले तो ये कि जो सिंगला है इनको ऑफिशियल लैंग्वेज रिकॉग्नाइज किया गया। दूसरा, जो सिंगला को है उनको यूनिवर्सिटीज़ में मतलब उनको आगे रखा गया, गवर्नमेंट जॉब्स में उनको वरीयता दी जाने लगी। ठीक है, अ न्यू कॉन्स्टिट्यूशन स्टिपुलेटेड दैट द स्टेट शैल प्रोटेक्ट एंड फोस्टर बौद्धिज़्म। और बुद्धिज़्म पता है कि जो वो लोग जो सिंगला हैं वो
बुद्धिस्ट हैं, बुद्धिज़्म को मानते हैं वो लोग। तो ठीक है, ऑल दिस गवर्नमेंट मेजर्स कमिंग वन आफ्टर द अदर ग्रेजुअली इंक्रीज द फीलिंग ऑफ एलिनिएशन अमंग द श्रीलंका तमिल्स. They felt that none of the major political parties led by the Buddhist Singla leader was sensitive to their language and culture. They felt that constitution and government policies denied them equal political rights, discriminated against them in getting jobs and other opportunities and देखो ये सारे में अब यही बातें कही गई है कि फिर तमिल्स जो हैं, तमिल्स को ये रियलाइज़ हुआ, उन्होंने ये फील किया कि उनको हर चीज़ में उनको अनदेखा किया जा रहा है, चाहे वो गवर्नमेंट पॉलिसीज़ हो, चाहे इक्वल पॉलिटिकल राइट्स हो, उनके साथ डिस्क्रिमिनेट किया जाता था जॉब्स में या फिर अदर अपॉर्चुनिटीज़ में। तो एज अ और ये जो आपका मैप है ये श्रीलंका का है। इसमें भी देखो जैसे हमने बेल्जियम का भी देखा था, ऐसे ये श्रीलंका का है। एथनिक कम्युनिटीज़ ऑफ श्रीलंका है, ठीक, जिसमें आपको ये जो येलो कलर का दिख रहा है ये सिंगलीज हैं, ठीक है। दूसरे जो ऑरेंज कलर में है ये श्रीलंकन तमिल है, मतलब जो तमिल है वो। दूसरा थर्ड इंडियन तमिल, ये जो आपको चॉकलेटी कलर में दिख रहा है ये इंडियन तमिल है। और जो बाकी आपको ये छोटे छोटे दिख रहे होंगे जो ये है फोर्थ नंबर में, ये मुस्लिम्स हैं। तो आपको मैप के थ्रू पता देखो दिख जाएगा कि किसकी संख्या ज़्यादा है, ठीक। फिर ये मेजोरिटेरियनिज़म का डेफिनेशन आपको पता होना चाहिए, इसका मतलब क्या होता है। ये जो छोटे छोटे ये ग्लो जो दे रखा है ना, ये छोटे छोटे जो भी इंफॉर्मेशन है इनको ज़रूर आपको करना है। I believe that the majority community should be able to rule a country in whichever way it wants by disregarding the wishes and needs of the minority. तो मेजॉरिटी का मतलब क्या होता है, ये बिलीव करते हैं ऐसी कम्युनिटी में, मतलब जो कंट्री है वो मेजॉरिटी के ही अकॉर्डिंग चलनी चाहिए। अब तो हम श्रीलंका के बारे में पढ़ रहे थे। श्रीलंका ने क्या बोला कि श्रीलंका में जो तमिल्स हैं उनके साथ क्या हो रहा है, हर चीज़ में बहुत ही डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है उनके साथ उनको डिस्क्रिमिनेट किया जाता है, चाहे वो जॉब्स हो, यूनिवर्सिटीज़ हो, चाहे पॉलिटिक्स हो, किसी भी चीज़ में। द रिलेशंस बिटवीन द सिंगला एंड तमिल कम्युनिटीज strained over time. The श्रीलंका तमिल launched parties and struggle for the recognition of Tamil as official language. तो ये बाद में क्या करते हैं, एक पार्टीज़ लॉन्च करते हैं जो तमिल को ऑफिशियल लैंग्वेज बनाने के लिए तमिल को ऑफिशियल लैंग्वेज बनाने के लिए ये पार्टी बनती है। फॉर रीजनल ऑटोनॉमी एंड इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन सिक्योरिंग एजुकेशन, मतलब इन सारी चीज़ों के लिए, ऑटोनॉमी के लिए, इक्वालिटी के लिए, अपॉर्चुनिटी, सिक्योरिंग एजुकेशन एंड जॉब्स, मतलब जिन जिन चीज़ों में दिक्कत थी उनको सही करने के लिए ये डिमांड करते हैं। बट देयर डिमांड फॉर मोर ऑटोनॉमी प्रोविंसेस पॉपुलेटेड बाय द तमिल्स वाज रिपीटेडली डिनाइड हो गया। बाय 1980 सेवरल पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन वर फॉर्म डिमांडिंग एन इंडिपेंडेंट तमिल इलम स्टेट की मांग करने लगे वो इन नॉर्थर्न एंड ईस्टर्न पार्ट्स ऑफ श्रीलंका। तो श्रीलंका के नॉर्दर्न एंड ईस्टर्न पार्ट में वो तमिल इलम स्टेट की मांग करने लगे। द डिस्ट्रस्ट बिटवीन टू कम्युनिटीज़ टर्न इनटू वाइड स्प्रेड कन्फ्लिक्ट, इट सून टर्न इनटू अ सिविल वॉर। तो जल्दी ही मतलब ये किस में टर्न हो गया, सिविल वॉर में टर्न हो गया। एज अ रिजल्ट थाउजेंड ऑफ पीपल ऑफ बोथ द कम्युनिटीज़ हैव बीन किल्ड। ओके, मैनी फैमिलीज वर फोर्स्ड टू लीव द कंट्री एज रिफ्यूजीज एंड देखो बहुत से फैमिली को फोर्स किया गया कंट्री को छोड़ने के लिए कि वो रिफ्यूजीज़ हैं। एंड मैनी मोर लॉस्ट देयर लिवलीहुड्स, बहुत ने अपने जो उनका आवास था, स्थान था, उनको छोड़ना पड़ा। द सिविल वॉर वॉज कॉज्ड अ टेरिबल सेटबैक टू द सोशल, कल्चरल एंड इकोनॉमिक लाइफ ऑफ द कंट्री। इट एंडेड इन 2009। तो क्या हुआ कि एक सिविल वॉर क्रिएट हो गया श्रीलंका के अंदर। तो बाद में बहुत से लोगों को अपना घर भी छोड़ना पड़ा, ठीक है, उनको जाना पड़ा छोड़ के।
और मतलब लास्टली 2009 में ये एंड हुआ, ये जो सिविल वॉर था। ठीक है स्टूडेंट, तो यहाँ पे हमने अभी क्या पढ़ा था कि जो मेजॉरिटी में होते हैं उनका क्या रोल होता है। अब देखो सिविल वॉर के बारे में भी आपको पता होना चाहिए, इसकी डेफिनेशन पता होनी चाहिए। क्या होती है ये? एक वायलेंट कन्फ्लिक्ट होता है बिटवीन अपोजिंग ग्रुप्स विद इन अ कंट्री दैट बिकम्स नो इंटेंस दैट इट अपीयर्स लाइक अ वॉर। यानी सिविल वॉर क्या होता है, ये जैसे बाकी और क्या होते हैं, एक कंट्री दूसरे कंट्री के साथ, एक कंट्री दूसरे कंट्री के साथ क्या करती है, वॉर करती है। ठीक है, चाहे वो वेपन से हो या जैसे हमने कोल्ड वॉर, अभी शायद पता नहीं होगा आपको, तो बस इतना समझो आप कि एक कंट्री दूसरे कंट्री के साथ क्या करती है, वॉर करती है। लेकिन सिविल वॉर का मतलब क्या होता है कि एक कंट्री के ही अंदर डिफरेंट डिफरेंट जो ग्रुप्स होते हैं उनमें ही आपस में मतभेद होता है, यानी वो एक दूसरे को क्या करते हैं, अपोज करते हैं। तो सिविल वॉर का मतलब पता चल गया आपको। जैसे घर की लड़ाई, यानी एक घर में ही जब आपकी लड़ाई हो तो उसको हम सिविल वॉर बोलते हैं। ठीक, अब हम पढ़ेंगे अकोमोडेशन इन बेल्जियम। बेल्जियम में अकोमोडेशन के बारे में पढ़ेंगे। The Belgium leaders took a different path. They recognized the existence of regional differences and cultural diversities. Between 1970 and 1993, they amended their constitution 4 times. देखो 1970 से 1993 के बीच, यानी 1970 से 1993 तक उन्होंने अपने कॉन्स्टिट्यूशन को 4 बार अमेंड कर दिया। अमेंड का मतलब पता है आपको क्या होता है? अमेंड यानी संशोधन बोलते हैं हिंदी में। क्या बोलते हैं? संशोधन। तो उन्होंने कितनी बार किया संशोधन? अमेंड 4 बार किया। अमेंडमेंट का मतलब होता है कुछ बदलाव करना, यानी जो भी कॉन्स्टिट्यूशन है, जो भी उनका संविधान है, उसके अंदर कुछ भी जब हम चेंजेस करते हैं तो उनको ही कहते हैं अमेंडमेंट यानी संशोधन। तो उन्होंने 4 बार किया। और एज टू वर्क एन out an arrangement that would enable everyone to live together within the same country. The arrangements they worked out is different from any other country and is very innovative. Here are some of the elements of the Belgium model. Belgium model के कुछ एलिमेंट्स दिए गए हैं, ये आपको पता होना चाहिए, ये पढ़ेंगे हम। तो फर्स्ट ऑफ ऑल पहला, कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो प्रिस्क्राइब करती है दैट द नंबर ऑफ डच एंड फ्रेंच स्पीकिंग मिनिस्टर शैल बी इक्वल इन द सेंट्रल गवर्नमेंट। यानी जो डच बोलने वाले हैं, जो फ्रेंच बोलने वाले हैं, इनमें इनके जो मिनिस्टर्स हैं ये सेंट्रल गवर्नमेंट में क्या होंगे, इक्वल होंगे। सम स्पेशल लॉज आर रिक्वायर, कुछ स्पेशल लॉज रिक्वायर होंगे। द सपोर्टर ऑफ मेजॉरिटी ऑफ मेंबर्स फ्रॉम ईच लिंग्विस्टिक ग्रुप, दस नो सिंगल कम्युनिटी कैन मेक डिसीजन यूनिलेटरली। यानी कोई भी एक सिंगल कम्युनिटी ऐसे अपने आप ही अकेले डिसीजन नहीं ले सकती। ठीक है, फिर सेकंड पॉइंट है, मैनी पावर्स ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट हैव बीन गिव टू स्टेट गवर्नमेंट ऑफ द 2 रीजन्स ऑफ द कंट्री। मैनी पावर्स ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट हैव बीन गिवन टू स्टेट गवर्नमेंट ऑफ द 2 रीजन्स ऑफ द कंट्री। The state governments are not subordinated to the central government. देखो हमारे इंडिया में क्या है कि जो स्टेट गवर्नमेंट है ना वो यूनियन सेंट्रल गवर्नमेंट के सबॉर्डिनेट है, लेकिन यहाँ पर क्या कहा गया कि जो द स्टेट गवर्नमेंट जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के सबॉर्डिनेट नहीं होगा। सबॉर्डिनेट का मतलब क्या होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर नहीं होगा। ठीक है, यानी अपने मर्जी से अपने अकॉर्डिंग काम करेंगे। फिर जो थर्ड पॉइंट है बेल्जियम के लिए, वो क्या कहता है, ब्रुसेल्स हैज़ अ सेपरेट गवर्नमेंट इन विच बोथ द कम्युनिटीज़ हैव इक्वल रिप्रेजेंटेशन। दोनों कम्युनिटीज़ के क्या है, इक्वल रिप्रेजेंटेशन है। द फ्रेंच स्पीकिंग पीपल एक्सेप्टेड equal representation in Brussels because the Dutch speaking community has accepted equal representation in the central government.
ठीक है, तो ये 3 पॉइंट आपको समझ में आया। अब 4th पॉइंट, अपार्ट फ्रॉम द सेंट्रल एंड द स्टेट गवर्नमेंट देयर इज अ थर्ड काइंड ऑफ गवर्नमेंट। देखो, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट ये तो है ही, लेकिन इसके अलावा यहाँ पे एक थर्ड टाइप ऑफ गवर्नमेंट भी है, दिस कम्युनिटी गवर्नमेंट। और ये कौन सी गवर्नमेंट है? कम्युनिटी गवर्नमेंट है। जैसे हमारे यहाँ पे लोकल गवर्नमेंट कहते हैं ना, जिस जो फेडरल में होता है, संघीय शासन व्यवस्था में होता है, उसका मतलब क्या होता है? शक्तियों का बंटवारा, यानी काम को हम बांट देते हैं। तो यहाँ पे कम्युनिटी गवर्नमेंट है, उसका नाम इज इलेक्टेड बाय पीपल बिलोंगिंग टू एन लैंग्वेज कम्युनिटी, डच, फ्रेंच एंड जर्मन स्पीकिंग, नो मैटर वेयर दे लिव। कोई मैटर नहीं करता कि वो कहाँ रहते हैं। दिस गवर्नमेंट हैज़ द पावर रिगार्डिंग कल्चरल, एजुकेशनल एंड लैंग्वेज रिलेटेड इशूज़। इन सारी चीज़ों से रिलेटेड इनको क्या है? पावर है। कल्चरल से, एजुकेशनल से, लैंग्वेज रिलेटेड इशूज़। You might find the Belgium model very complicated. It indeed is very complicated even for people living in Belgium. But these arrangements have worked well so far. यानी अच्छे से ये arrangements काम कर रहा है. They help to avoid civic strife between the two major communities and possible division of the country on linguistic lines. When many countries of Europe came together to form the European Union, Brussels was chosen as its headquarter. यानी ब्रुसेल्स को इसका क्या चुना गया? हेडक्वार्टर चुना गया। अब देखो आगे क्या है। एक मिनट बच्चों, मैं देख लूँ कितना भी बचा हुआ है। डिलेमा के बारे में तो फॉर्म सब लंबा है, एक दिन में तो नहीं होगा ये, तो हम इसको 2 डेज़ में करके करेंगे। ठीक है, आधा चैप्टर हम आज पढ़ेंगे और आधा चैप्टर हम दूसरे वाले पार्ट में कंप्लीट करेंगे। ओके, ठीक है ठीक है ठीक है। तो हमने यहाँ तक पढ़ लिया है। ठीक, अब ये कुछ हम थोड़ा सा जान लेते हैं क्या है ये। रीड एनी न्यूज़पेपर फॉर 1 वीक, क्लिप्सिस ग्रुप स्टूडेंट, ये नहीं है, तो बस दे रखा है ऐसे। ठीक है, व्हाट डू यू लर्न फ्रॉम दिस 2 स्टोरीज ऑफ बेल्जियम। अच्छा, स्टोरीज़ के बारे में है, ये आप लोग खुद ट्राई करोगे। ठीक है, आप खुद जो जो बोला है इसमें ये आप इमेजिन करोगे और उसको सॉल्व करने की कोशिश करोगे। उसके बाद यहाँ से वाई पावर शेयरिंग इज़ डिज़ायरेबल, यहाँ से हम नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे यहाँ से। ठीक है, फाइन जर्मन इंजन, ये कार्टून के बारे में थोड़ा सा हम पढ़ लेते हैं। ये जर्मन गवर्नमेंट का दिखाया गया है ये। द कार्टून एट द लेफ्ट रेफर्स टू द प्रॉब्लम्स ऑफ रनिंग द जर्मनीज ग्रैंड कोलिशन गवर्नमेंट दैट इंक्लूड्स द 2 मेजर पार्टीज ऑफ द कंट्री। यानी ये जर्मनी का ग्रैंड कोलिशन गवर्नमेंट था, उसको बताती है, जिसमें 2 पार्टीज़ थी उस कंट्री में, नेमली क्रिश्चियन डेमोक्रेटिक यूनियन एंड द सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी। ये 2 पार्टी थी। द 2 पार्टीज़ आर हिस्टोरिकली राइवल्स टू ईच अदर, यानी दोनों ऐतिहासिक रूप से एक दूसरे के राइवल्स थी। दे हैड टू फॉर्म अ कोलिशन गवर्नमेंट बिकॉज नाइदर ऑफ देम गॉट क्लियर मेजॉरिटी, यानी दोनों में से किसी को क्लियर मेजॉरिटी नहीं था। सीट्स का ऑन देयर ओन इन 2005 इलेक्शंस, 2005 के इलेक्शन में। तो दे टेक डाइवर्जेंट पोजीशन ऑन सेवरल पॉलिसी मैटर बट स्टिल जॉइंटली रन द गवर्नमेंट। बट बाद में मतलब जॉइंटली इन्होंने गवर्नमेंट बनाया। फॉर डिटेल्स अबाउट द जर्मन पार्लियामेंट, आप इस पर विजिट करके और अच्छे से जर्मन पार्लियामेंट के बारे में जान सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो आज हम स्टॉप करते हैं यहीं पे। नेक्स्ट जो है इसको हम कल दूसरे पार्ट में इसको कवर अप करेंगे पूरा ही।